और जिस तरीके से योगी जी ने आने के बाद आपने देखा होगा यहाँ कितना बुरा हालात थे, कैरना शामली कांदला के दिन में लूट हो जाया करती थी, एक सेकंड में आदमी का मर्डर हो जाया करता था। जब जब से योगी जी आए हैं शांति है। मैं देखता था रसूलपुर से 10-10 मोटरसाइकिलें लेने एक व्यक्ति को जाती थी, 4-4 मोटरसाइकिलें या 10 आदमी लेने के लिए जाते थे। अब वो अकेला आ सकता है। ट्रॉली चोरी नहीं हुई रसूलपुर में, ट्वेल्व नहीं फटी रसूलपुर में, मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई रसूलपुर में। जिले के अंदर 400 ट्वेल्व फटी हैं। अभी लिसाड़ में परसों 12 ट्वेल्व फटी थी। अभी भविष्य में 4 ट्रॉली चोरी हो ली। अभी पंडोरे के आज मेरे पास आए थे, गन्ने की ट्रॉली नुकी नुई भरी की भरी चोरी कर ली। मोटरसाइकिल आए दिन चोरी हो रही है, कौन सा बंद हो गया है? दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का जो आप गाँव गुहान में आए। उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में गन्ने की पेमेंट को लेकर लगातार किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ शादियां आ रही हैं, दूसरी तरफ किसान सर्दी के इस महीने में जहां टेम्परेचर कई बार 3 से 1 डिग्री तक जा चुका है, अपनी मेहनत के पैसे भी वसूल नहीं कर पा रहा है। इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने, जो विधायक हैं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के आदेश पर सभी जगह ज्ञापन सौंपे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जिस तरीके से वादे किए गए किसानों के लिए, उन वादों पर खरा क्यों नहीं उतर रही है सरकार? इसी को लेकर हम बातचीत करने के लिए शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी के पास आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। इसके पीछे उनको क्या कारण लगते हैं, किन कारणों की वजह से किसानों की गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही है और किसान इस समस्या से कैसे खुद को दूर कर सकता है। गन्ने की जो यहाँ पैदावार है वो उसकी मात्रा भी बड़ी है, हर चीज़ में किसान आगे गया है, लेकिन पेमेंट जो कि तो है, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो। बातचीत करने के लिए विधायक हमारे साथ हैं, तो बातचीत। नमस्कार जी। नमस्कार जी। गांव गुहान ने मुझे भी जोड़ लिया अपने साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध भाई। विधायक जी, आपने भी ज्ञापन सौंपे, लगातार कोशिशें नाकाम हो रही हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि गन्ने का जो पेमेंट बकाया है वो पिछले साल का अब तक नहीं आया। नया सत्र भी लगे, समझ लिए आधा चला गया, जनवरी का भी आधा आ चुका है, लगभग 10 तारीख है आज। तो आप किस तरीके से देखते हैं, आपको क्या कारण लगते हैं, किन कारणों की वजह से गन्ने की बकाया पेमेंट नहीं हो पा रही है? देखो मैं बताऊं बात, पहले तो हमने ज्ञापन नहीं दिए। मैं आपको ये बता दूं हमारा जो कार्यक्रम है वो किस टाइप से है। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह के आदेश पर सभी जो किसान हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, मोस्टली गन्ना किसान, और हर ज़िले के कार्यकर्ताओं के लिए उनका संदेश आया है और हर किसान के लिए उनका संदेश आया है। जो पिछले साल का गन्ने का भाव सरकार ने घोषित कर दिया था 26 सितंबर में, क्योंकि चुनाव थे जी। अब की बार वो भाव घोषित नहीं करा, तो हर किसान एक चिट्ठी लिख रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि भाई गन्ने का भाव घोषित करो। दूसरा उसमें एक पॉइंट और है जो भी आपने जिक्र भी करा, वो है किसानों का पिछले साल का बकाया मिल मालिकों पे है, अभी भी बचा हुआ है, तो उसकी भी उसमें एक लाइन दी हुई है कि भाई हमारा पेमेंट भी दिलवा दो। तो सभी किसान जिले के मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। और देखो एक बड़ी बात है, एक ये विचारधारा की लड़ाई होती है। अब राष्ट्रीय लोकदल हमेशा, जब हम छोटे छोटे से थे, हम सुनक रहे थे, तब से लेकर और अब तक किसान मजदूर की एक विचारधारा है, उस विचारधारा की एक लाइन पे चलता है और हमेशा किसान मजदूर की बात उठाता है। यहाँ जाति की, धर्म की कोई बात नहीं होती, किसान की बात होती है। जब भी किसान की कल कोई जाति होती है तो राष्ट्रीय लोकदल उस जाति का डटकर मुकाबला करता है। हमारे नेता जो एक शानदार जानदार व्यक्तित्व हैं, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह, आपने देखा होगा पिछले कई सालों से, 2-3 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, कई सालों से जब भी कोई घटना घटती है किसान के साथ, मजदूर के साथ, जाति होती है, तो उस जाति का खुलकर विरोध आदरणीय चौधरी जयंत सिंह करते हैं। आज आवश्यकता है किसान को
कि उसका भाव मिले, गन्ने का भाव घोषित हो। कितना दुर्भाग्य है, कैसा है किसान की क्या दुर्दशा है कि ये गन्ना पैदा करता है, फसल पैदा करता है और उसका दाम घोषित नहीं हो रहा। मैं अभी 4-5 दिन पहले एक अखबार देख रहा था, उस अखबार में कुछ भाव लिखे हुए थे जो इसी महीने बढ़े हैं। जैसे उसमें था वो एक जो ये गल्ले की दुकान होती है उसके भाव थे, उसमें बादाम का भाव था, अखरोट का भाव था, किशमिश का भाव था, काजू का भाव था और भी दूसरे 8-10 उसमें दिए हुए थे आइटम, उनके भाव थे। किसी के 150 रुपये बढ़ गए, किसी के 200 रुपये बढ़ गए, किसी के 250 रुपये बढ़ गए। किसान कितना भागा है, अब फसल पैदा करता है, 24 घंटे खेत पर खड़ा होता है। सर्दी के भी दिन आते हैं जो कड़ाके की सर्दी पड़ती है, बारिश के भी दिन आते हैं, ओले भी पड़ते हैं, गर्मी और लू भी आती है, उस टाइम पे भी वो किसान खेत पर होता है। और जब नंबर आता है उसकी फसल का, भाई वो जाके मार्केट में, बाजार में, मंडी में, मिलों पे जाके बिकेगी और उससे कुछ पैसा मिलेगा, तो उसका भाव घोषित नहीं हो रहा। बहुत बड़ी बात है, बहुत दुख की बात है, जाती है किसान के साथ। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं संदेश आपके चैनल के माध्यम से भी यदि मिलता हो तो मिलना चाहिए उन्हें संदेश, और किसान की ये पीड़ा है, भाव घोषित करें और पिछला पेमेंट भी दिलवाएं। एक आस होती है सरकार पे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक अच्छे व्यक्ति हैं और वो सबकी सुन भी लेते हैं, तो इसी आस को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोकदल ने सड़क जाम नहीं करी, कोई धरना नहीं दिया, बस केवल किसानों को जागरूक किया कि भाई अपना पेमेंट मांगो, मुख्यमंत्री जी को गुहार लगाओ, हो सके उनके दिमाग में आए और वो भाव घोषित करें और पिछला पेमेंट दिलवाएं। और आशा करते हैं किसान कि भाव बढ़े, कम से कम 450-500 रुपये का भाव यदि किसान को मिलेगा तो इस महंगाई के टाइम में उसे कुछ दिखेगा, उसकी जेब में आता हुआ दिखाई देगा, वो अपने बच्चों के ऊपर भी खर्च करेगा, अपने ऊपर भी खर्च करेगा। ऐसी नौबत है कि उसके बच्चों की फीस भी नहीं जा रही, बीमारी यदि कोई हो जाती है तो उसका भी सही तरीके से वो इलाज नहीं कर पा रहा। ऊपर से बिजली विभाग है या कोई भी सरकारी उसने कोई उधार ले रखा है या उस पर सरकार का उसके ऊपर बकाया है, तो सरकारी कर्मचारी और पुलिस उसे बाइज्जत करती है, तो बड़े दुख की बात है। तो इसीलिए ये एक अभियान चला रखा है और हमने लगभग ये तय किया है कि हर ज़िले से 10,000 किसान चिट्ठी लिखें, और उसमें लगभग कल जो बात हो रही थी आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया था 4,000 के आसपास चिट्ठी हमारे ज़िले से लिखी जा चुकी हैं, बाकी लग रहे हैं जैसे भी हुआ। अच्छा, आप बात कर रहे हैं 450-500 तक भाव होना चाहिए, लेकिन किसान मजबूर है, उसे 250 रुपये में 230 तक चला जाता है कई बार जब ज़्यादा गन्ना हो जाता है। उसकी मजबूरी होती है क्योंकि उसे फीस भी जमा करनी होती है बच्चे की, और भी बहुत सारी घर की समस्या होती है, बीमारी भी होती है, तो किसान मजबूर हो जाता है। एक वो वेट करता है, इंतज़ार करता है कि कहीं ना कहीं मैं 280, 290, 300 तक भाव चला जाए और मुझे जो मैंने जो खेत में लगाया उसको मेरा वो पैसा वापस आ सके। ब्याज पर लेकर किसान लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में किसानों की हालत सुधर पाएगी? पेट्रोल, डीजल, खेत के जितने भी यंत्र खेत में यूज किए जाते हैं, चाहे ट्रैक्टर से लेकर ट्रैली, कुछ भी हो, सारी चीज़ों पर दाम बढ़े हैं, लेकिन किसान ज्यों का तो है आज भी। एक समय मैं देखता था, मैं बात कर रहा था, गाँव में भी गया मैं, बहुत सारी जगह मैंने बात की कि पहले मतलब 1 क्विंटल आप गेहूँ दे दो, 1 तोड़ा सोना लिया हो, और अब हालत इतनी माड़ी हो गई है कि 10-10 क्विंटल गेहूँ देकर भी आप 1 तोड़ा सोना नहीं खरीद सकते। तो आपको लगता है आने वाले समय में किसानों के जो ये बेरोजगारी का आलम हो गया है, परेशान किसान हैं, बीमारियां हैं, उसकी फीस है बच्चों की, आपको लगता है क्या राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, अब यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा भी निकली, राहुल गांधी जी भी निकले, वो भी किसानों की बात कर रहे हैं, क्या ये सब मिलकर किसानों की समस्या को दूर कर पाएंगे? क्योंकि आत्महत्या के कगार पर खड़ा है किसान। बात आपकी ठीक है। देखो, विपक्ष का मतलब होता है आवाज़ उठाना, जागरूकता पैदा करना। जो सरकार की नीतियां हैं उनमें से जो गलत नीतियां जनता के फेवर में जा रही हों, चाहे वो किसान के फेवर में गलत नीति जा रही हो, चाहे वो
नौजवान के फेवर में गलत नीति जारी हो तो उसका विरोध करना और जनता को जागरूक करके सरकार की आंखें खोलना। इसलिए जब विधानसभा लगती है उसमें एक पर्सन आवर्स होता है, उसमें विधायक भी अपनी बात उठाते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं, जो जनता के सामने समस्या आती है उन समस्याओं को उठाते हैं, सरकार की जो कमियां हैं उन्हें गिनवाते हैं जिससे जनता को फ़ायदा हो। तो विपक्ष हमेशा जनता की आवाज़ उठाता आया है और ये जो किसान वाली तड़फ आपने बताई ये बिल्कुल जेन्युइन है। मुझे नहीं लगता इस महंगाई के दौर में किसान की जो हालत है वो सुधर सके, क्योंकि सरकार इस ओर से मुंह मोड़ चुकी है। या तो सरकार को ये लगता है कि भाई मेरे वोटर नहीं है, ये तो वोटर नहीं है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि किसान ऐसा तो है नहीं। अगर भाई सारा का सारा 100 का 100% किसान आरएलडी के साथ ही हो, वो तो इधर उधर भी कुछ जाता है, वो ठीक है, वो चुनाव में कैसा स्थिति आती है वो अलग बात है। लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि या कोई सरकार चुन के आती है, लोकतंत्र का मतलब भी यही है, तो उसे काम करने चाहिए और वो ऐसे काम करने चाहिए जो जनता को में फर्क न करके हों, वो सभी के कार्य हों। विकास हो वो तो सबके लिए हो और जनता के प्रत्येक व्यक्ति को सरकार का लाभ मिले। लेकिन जो सरकार में पहुंच जाता है, मुझे तो यह लगता है कि वो वादे से मुकरता है। और आज की जो स्थिति मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की, जो कि दोनों जगह उनकी सरकार है, तो इनकी नीति और नियत में खोट है। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने वादे करके अभी पूरे नहीं किए और उन पे चल भी नहीं रहे हैं। अभी ये कहते हैं कि भाई बिजली विभाग में यदि हम बात करें ऊपर से तो मीटर ठोकने की बात करते हैं, मीटर लगेगा। और इनका वादा था कि भाई हम बिजली के बिल माफ़ कर देंगे आधे। जब आधे बिजली के बिल माफ़ कर रहे हो, मीटर किस लिए लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो भाई? क्यों परेशान कर रहे हो? जबकि मीटर से तो रीडिंग बहुत ज़्यादा आएंगी, किसान उससे खुश ही नहीं है, बिल्कुल भी उसे संतुष्ट नहीं कर रहे हो आप। तो कई चीज़ें हैं जिनका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अभी बीजेपी वाले एक मुद्दा 2-3 दिन से एक आ रहा है कि भाई हमने तो किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया, जो बच रहे थे उनका भी कर दिया। 33,000 किसानों का कर्ज माफ़ कर रहे हैं दोबारा से 19 जिलों में। तो ये कर्ज माफ़ कैसे कर रहे हैं मैं वो भी बता दूँ आपको। 2017 में जब 2017 का इलेक्शन था तो बीजेपी ने वादा करा था कि भाई हम किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे जी। अब उस कर्ज माफ़ी के अंदर 1 लाख रुपए तक के इन्होंने ऋण माफ़ किए थे। कुछ किसान रह गए थे जिनके ऋण माफ़ नहीं हुए थे, तो वो किसान कोर्ट में चले गए थे और ये कोर्ट का निर्णय आया है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि भाई ये भी तो किसान है, इनकी भी समस्या सुनी जा और इनके ऋण को भी माफ़ करा जा। तब जाके इन्होंने ये घोषणा करी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मन से करी है, जब प्रेशर आया तो प्रेशर जाके घोषणा हुई है। तो ये स्थिति है, सरकार किसानों की तरफ से उदासीनता का रवैया अपनाती है। मीटर लग रहे हैं खेतों में, मैं देख रहा हूँ। कुछ दिन पहले कैरना के गांव में झाड़खेड़ी में मीटर जो है बिना उसके तार उखाड़ के मीटर को जो है बिजली घर में जमा कर दिया, फिर भी मीटर चल रहा है। बहुत सारी जगह बताया जा रहा है 54 55 55 हज़ार रुपये पर मंथ आ रहा है बिल। तो इसका आपको क्या तोड़ नज़र आता है? क्या राष्ट्रीय लोकदल, या क्योंकि यहाँ मजबूत है लोकदल, तीनों सीटों पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है, जीत गई है, किसान यूनियन भी है, भारतीय किसान यूनियन भी है, क्या ये सब मिलकर ऐसा कोई निवारण निकाल पाएंगे किसानों के लिए ताकि मीटर ना लग सके और किसान दोबारा परेशान ना हो सके? नहीं, मुद्दा है ये और कई किसान मेरे पास भी आए हैं, हम इस बात को उठाएंगे और अधिकारियों से मेरी बात भी हुई है। 1-2 जगह जो शिकायत आई है तो उसकी बात हुई है, उसका निवारण के लिए बोला है। देखो यदि ये सरकार उसका निवारण कर दे, हमारा तो काम ही यही है कि जनता की आवाज़ सुने और जनता की आवाज़ को उठाएं। शामली में जाम की स्थिति है, आप शामली से विधायक हैं, चारों तरफ जाम लग जाता है। अभी गन्ना जो चला हुआ है किसान का, इसके बाद भी अभी बताया जा रहा है कि किसानों की वजह से जाम लग रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली आती हैं, किधर से भी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को घुसेड़ देते हैं, बुग्गी को निकाल देते हैं, उसकी वजह से जाम लगता है। लेकिन जब ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ नहीं रहेंगी, बुग्गी झोट्टे आने बंद हो जाएंगे, उसके बाद भी जाम रहता है। तो इसके लिए क्या निवारण हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं भाई इस पर आप चर्चा नहीं करते। और एक दूसरा मुद्दा जो अभी भी मैं देख रहा था जब सुबह मैं आ रहा था, बल्लभा गेट के पास जो अभी वो हाईवे बना है, उस पर जंप ऐसे बना दिए गए हैं। और हम किसानों से भी बातचीत करेंगे और अब चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ मैं, किसानों ने हमसे कहा भी है कि आप इस पर भी कुछ करिए। जंप इस तरह के बन गए हैं कि उनको डर है कहीं हिच न टूट जाए।
और सुबह हुआ भी यही, जो ट्रैक्टर ट्रॉली में वो जो भरा हुआ था मतलब खोई गन्ने की, उससे उसका हिच टूट गया और उनकी बाल बाल जान बची। मेरे से बलवा, रसूलपुर, ब्रह्मखेड़ा, कई गांव के मीमला के किसानों ने कहा है, मीम खंडरावली के किसानों ने कहा है कि हमें दिक्कत आ रही है इससे, ट्रैक्टर जब निकल रहा है। आपने भी आवाज़ उठाई है, आपने लिखा भी है, तो क्या लगता है आपको, ये ठीक समस्या, जाम वाली समस्या और ये जो समस्या है एक्सीडेंट वाली, ये सुधर पाएगी? नहीं, देखो जाम की समस्या शामली के अंदर है, और इसमें दो तीन बात हो सकती हैं। देखो, जब शामली शहर आज से 50 साल पहले की यदि हम बात करें, 100 साल पहले की बात करें, उस टाइम पर बड़े वाहन नहीं थे, कारें नहीं थी, ट्रैक्टर्स नहीं थे। तो उसी हिसाब से शहर का ढांचा है, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी हिसाब का है। सड़कें संकरी हैं, टेढ़ी हैं, और ऊपर से मील है। पहले बड़े बड़े ये बताते हैं कि मील बाहर था, लेकिन वो बिल्कुल शामली के अंदर में आ चुका है। मील का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि मील की तो बहुत शिकायतें हैं। ये मील की जो मशीन है वो बिल्कुल डेड हो चुकी है, हर तीसरे दिन खड़ा रहता है, और ये सिस्टमेटिक तरीके से भी उस काम को करते नहीं। मैं अधिकारियों का सम्मान करता हूँ, जो हमारे यहाँ अधिकारी हैं, उसमें डीएम, कप्तान, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, और मिल मालिकों को कई बार मीटिंग बुला के कहा भी है। तो कोशिश में तो सब लगे हैं। दूसरी बात, कोशिश ये करते हैं कि भाई जब मिल ख़राब होता है तो उससे पहले इन्फॉर्मेशन हो जाए, वहाँ गन्ने आवे ना, लेकिन उसमें फिर भी मिल की तरफ से कुछ ना कुछ लापरवाही होती है और गन्ने आ जाते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, यहाँ बाईपास में डिले हुआ है, सरकार की कमजोरी है। जो काम टाइम पे पूरा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और यदि बाईपास चालू हो जाएगा तो ये जाम की जो अंदर शामली के अंदर जाम है उसमें कुछ ना कुछ हमें लाभ मिल जाएगा। और जो आपने अभी बात कही, भाई अभी जो बाईपास बना है बलवे में, वहाँ दिक्कत है, और भी कई जगह दिक्कत है। इसमें खामियां हैं बाईपास में। एनएचआई को हमने शिकायत करी थी, मैंने आदरणीय गडकरी जी को चिट्ठी भी लिखी थी, और उन्होंने कहा भी था कि भाई हम एनएचआई को भेज रहे हैं और उस पर भी ध्यान देंगे। तो सही माने में तो ये होता है, यहाँ चौराहे बनने चाहिए थे, गोल चक्कर बनने चाहिए थे, और गोल चक्कर से ही इसका सही तरीके से इस व्यवस्था से जो वहाँ हो रही है उसका लाभ मिल सकता है। हम फिर दोबारा से इस बात को फिर एनएचआई को और अपने यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी उन्हें कहेंगे, और इसमें जितना भी हो सकेगा कोशिश करेंगे वो ठीक हो। 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं, तो आप तो लगभग पांचों जगह ही मजबूत नज़र आ रहे हैं, पांचों जो 5 विधानसभा है। लेकिन अब एक समस्या ये खड़ी हो रही है कि इमरान मसूद ने पार्टी बदल ली है, पाला अपना वो बदल चुके हैं, और सहारनपुर में काफ़ी मजबूत स्थिति में माने जाते हैं। तो 2024 में आपको क्या लगता है, क्या गठबंधन बाजी मार पाएगा 2024 में? कैराना लोकसभा पर 2 सीटें और भी हैं, नकुड़ और गंगो। इधर आप तीनों तो जीत चुके हैं, कैराना, शामली, थाना भवन, तीनों आपके हाथ अंडर की हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या तीनों के दम पर लोकसभा में जाना हो सकता है, जो भी जिसको भी टिकट मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो? देखो, जब भी कोई चुनाव आता है उसमें कुछ मुद्दे अलग हो जाते हैं, गठबंधन का प्रारूप भी चेंज हो जाता है। और अभी जो खतौली में हमने चुनाव लड़ा था वो परिस्थिति हमारे अनुकूल, बहुत अनुकूल हो गई थी, और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह का मैं धन्यवाद करता हूँ, जनता भी धन्यवाद करती है। सब लोग हमें कहते हैं कि भाई हमारी आवाज़ भी उन तक पहुँचाओ, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और जो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन 2022 में किया था, जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी था, और जिसने इस शामली ज़िले में बीजेपी को सफाया किया, उस गठबंधन में आदरणीय चंद्रशेखर जी को जोड़ करके आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने एक अच्छा कार्य किया है, जो इस प्रदेश की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा, और उसका पहला परिणाम खतौली में हमें देखने को मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का जो एमपी का चुनाव होगा, जिस प्रकार हमने शामली ज़िले में तीनों विधानसभा जीती है, गठबंधन इस चुनाव को 100% जीत जाएगा। क्या आपको लगता है उनके आने से मजबूती मिली है? क्योंकि जब से चंद्रशेखर जी आए हैं साथ में, तो ये कह रहे हैं कि एससी एसटी का जो वोट है सारा डाइवर्ट होकर गठबंधन की तरफ चला गया है। लेकिन वहीं योगी जी कह रहे हैं तो बस एक छोटा सा, वैसे ही ये समझ लीजिए हमारा फेंका या पासा था, जीत गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 2024 का चुनाव आएगा तब दिखाएंगे हम हमारे में कितना दम है। नहीं, देखो, इस चीज़ का तो चलो ये भी तो मैं भी मानता हूँ, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन ये गठबंधन मजबूत हुआ है,
जनता की मांग पर हुआ है। और ये मैंने पहले भी कहा, इस प्रदेश की दिशा, राजनीति की दशा और दिशा को चेंज करने वाला गठबंधन है। और इस टाइम जनता के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है। अनुसूचित समाज बहुत ज़्यादा खफा बीजेपी से है, किसान भी बीजेपी से बहुत नाराज़ है, और जो हमारा नौजवान है वो भी बीजेपी से नाराज़ है। तो परिस्थितियाँ गठबंधन के अनुकूल है, विपक्ष के अनुकूल है। और कोई कुछ भी कहता रहे, मैं नहीं मानता। और हम 2024 100% जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से एमपी अब की बार गठबंधन का बनेगा। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें लगभग अब की बार जीत पाएगा गठबंधन? क्योंकि जो चुनाव है नज़दीक आ रहे हैं, लगभग एक साल ही बच गया है, फरवरी मार्च में चुनाव होने की संभावना बन रही है। तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें गठबंधन अब की बार जीत जाएगा 2024 के चुनाव में? भाई इस चीज़ का क्या पता चला, मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, लेकिन ये है हम मेहनत करेंगे, परिस्थितियाँ अनुकूल है। मोदी जी पहले बता देते हैं 350 प्लस। बस वो उनकी उनकी होगी, उनकी, मैं ज्योतिषी का कोई वो ऐसा होगा, क्योंकि चुनाव में हार जीत होती रहती है। चुनाव के माहौल का कुछ पता नहीं चलता। चुनाव कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, किस टाइप की परिस्थितियाँ वहाँ अनुकूल हैं नहीं हैं, उस टाइम पे कैसा माहौल बना है, और कैंडिडेट कौन है। गठबंधन जो हुआ है उसमें सही कैंडिडेट को टिकट मिला है नहीं मिला है, वो जनता के सब उसे दिल जीत पाता नहीं जीत पाता है, कई चीज़ें होती हैं। तो मैं यूँ कह दूँ कि भाई ऐसा होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है जो देश की परिस्थितियां बनकर आ रही हैं, उभर कर आ रही हैं। राहुल गांधी जी भी अपनी यात्रा करके आए हैं अभी, उसमें भी जागरूकता जनता के अंदर आई है। और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह तो हमेशा से जनता के बीच में रहते ही हैं और मुद्दे उठाते रहते हैं, और उनका जनता में उनके प्रति बहुत उत्साह है। उन्हें वो जनता कुछ देखना चाहती है, कुछ बना हुआ देखना चाहती है। तो ऐसा लगता है मुझे, तो हम जीतेंगे जरूर। और बीजेपी वाले चाहे कुछ भी कहते रहे, अब की बार 2024 में परिवर्तन होगा सत्ता का। मतलब सत्ता अब की बार बदल सकती है। अब फिर प्रधानमंत्री की लड़ाई में कौन आगे रहेगा? एक तरफ ममता बनर्जी कह रही है मुझे बनना चाहिए, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं मुझे बनना चाहिए, और फिर जयंत चौधरी जी खड़े हो जाएंगे, राहुल गांधी जी खड़े ही हैं पहले। किसको गठबंधन किसको सेलेक्ट करेगा? क्योंकि उन्होंने तो सेलेक्ट कर रखा है, मोदी जी बनेंगे तो बनेंगे। मतलब सारे सवालों का जवाब अनिरुद्ध मैं ही दे दूंगा। फिर आदरणीय चौधरी जयंत सिंह हैं और जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो कुछ जानते होंगे। ये तो समय बताएगा क्या होता है और क्या होना है। भाई कहाँ बंगाल में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, मुझे क्या पता है। मैं तो अपने यहाँ शामली ज़िले की बात कर सकूँ। मैं एक विधायक हूँ, विधायक के नाते जो मैं जनता के बीच में जाता हूँ, वहाँ जो उनकी आवाज़ आती है निकल कर, वो मैंने बताई है। आवाज़ बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि वो लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो मूलभूत आवश्यकता लोगों की हैं वे उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मेडिकल की व्यवस्था अच्छी चाहिए। आप बताओ अनिरुद्ध, किसी का एक्सीडेंट हो जा तो उसके साथ क्या होता है? क्या 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 कोई डॉक्टर है शामली में, सरकारी डॉक्टर है? किसी को बुखार हो जा और उसको डेंगू हो, क्या उसकी व्यवस्था यहाँ है? यहाँ बर्न यूनिट तक बड़ी मुश्किल से प्रयास करके वो बननी चालू हुई है। मोतियाबिंद का इलाज यहाँ नहीं होता। और तो और मतलब आप कोई भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गए, चाहे वो दिल की बीमारी हो, चाहे वो फेफड़ों की बीमारी हो, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, तो आजकल लोग इन बीमारियों से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। कौन सा इलाज यहाँ हो रहा है बताओ? तो मूलभूत आवश्यकता है मेडिकल, मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा, क्या पूरी हो रही है? मूलभूत आवश्यकता है, लोग महंगाई से मरे जा रहे हैं, उनके घर में खाने के लिए दाने नहीं है, ये आवश्यकता है। और ये पूरा नहीं कर पा रही है बीजेपी। जो बीजेपी पूरा नहीं कर पा रही है तो जनता की निगाहें विपक्ष की ओर हैं। ये अब की बार पता चलेगा। विपक्ष भी देख रहा है और जनता विपक्ष की तरफ झुक रही है, ये मुझे ऐसा लगता है। शामली का तो है जी, विपक्ष को तो चुप भी तो कर रहे हैं ना मोदी जी और योगी जी। कैसे चुप? विपक्ष कह रहा है कि हमें डराया जा रहा है। अभी मैं देख रहा था, इंटरव्यू ले रहे थे, पत्रकार बैठे हुए थे राहुल गांधी जी के साथ, वो कह रहे हैं मुझे ट्रोल किया जा रहा है, आप क्यों हमें, वो कह रहे हैं हमें डराया जा रहा है, तो वो कह रहे हैं मुझे भी ट्रोल किया जा रहा है, आप कोई नहीं। और आईटी सेल ने, मैं देख रहा था कल, उनके सामने चाय रखी थी, उनके सामने वो प्याला जो है दारू का रख दिया। आईटी सेल भी तो मजबूत है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का। और जिस तरीके से योगी जी ने आने के बाद आपने देखा होगा यहाँ कितना बुरा हालात थे। कैरना, शामली, कांदला के दिन में लूट हो जाया करती थी, एक सेकंड में आदमी का मर्डर हो जाया करता था। जब से योगी जी आए हैं शांति है,
मैं देखता था रसूलपुर से 10-10 मोटरसाइकिलें लेने एक व्यक्ति को जाती थी, 4-4 मोटरसाइकिलें, या 10 आदमी लेने के लिए जाते थे। अब वो अकेला आ सकता है, शांति से घूम सकता है। कितनी अच्छी प्रशासन से हाथ मिलाकर योगी जी ने पूरे प्रदेश को सफाया कर दिया है। सारे बदमाश कहाँ हैं आज? वो तो खुद कहते हैं या तो इस चौराहे पे हाथ जोड़कर माफी मांग ले, अगले चौराहे पर कुछ और होगा। ट्रॉली चोरी नहीं हुई रसूलपुर में, ट्वेल्व नहीं फटी रसूलपुर में, मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई रसूलपुर में। जिले के अंदर 400 ट्वेल्व फटी हैं। अभी लिसाड़ में परसों 12 ट्वेल्व फटी थी। अभी भविष्य में 4 ट्रॉली चोरी हो ली। अभी पंडोरे के आज मेरे पास आए थे, गन्ने की ट्रॉली नुकी नुई भरी की भरी चोरी कर ली। मोटरसाइकिल आए दिन चोरी हो रही है, कौन सा बंद हो गया है? तो क्या कारण है? योगी जी कह रहे हैं प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है, एक पत्ता नहीं हिल रहा है प्रदेश में। ये देखो, मैं मना कर रहा हूँ, अलर्ट है। अब ये चोरी रुक रही है क्या? अभी देखो, हुई नहीं क्या? कहानी हो रही है, 412 फटी है, किसान का 10-15 हज़ार रुपए का नुकसान होता है, क्यों नहीं रुका? कहाँ गया? तो ये चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, मेरा अंतिम सवाल ये है, खंदरावली और बलवा 2 रेलवे स्टेशन हैं, और मेरे पास काफ़ी कॉल भी आ चुकी हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में भी जो यहाँ के नज़दीकी जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कमेंट करके कहा है कि कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो शामली कांदला से एल्लम रुकती हैं, हर स्टेशन पर रुकती हैं, लेकिन खंदरावली और बलवा में नहीं रुकती। तो क्या आपके पास ऐसा कुछ संदेश आया है, लोगों ने आपको बताया हो, जो जनता है आपकी उसने बताया हो कि इस तरह कुछ ट्रेनें यहाँ पे रुक नहीं रही हैं, जा रही हैं, एक्सप्रेस निकाल रहे हैं? तो क्या हो सकता है उसके लिए आप कुछ कार्रवाई करेंगे अगर आपको पता लगता है? नहीं देखो, मुझे तो पता नहीं चला, और फिर ये मुद्दा केंद्र का होता है, रेल मंत्री का होता है, जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो सारा केंद्र का है। और यदि ऐसी कोई बात होगी, बात यदि कोई ऐसी है, तो मैं उसे लेटर लिखूंगा, अब संबंधित अधिकारी से मिलेंगे, और जो रेल मंत्रालय है उनको भी लेटर लिखेंगे। तो इसमें प्रयास करा जाएगा, जो भी हमारे साथ, जो मेरे लेवल का प्रयास होगा वो पूरा प्रयास होगा। दोस्तों, अभी आपने शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी को सुना, और जिस तरीके से इन्होंने किसानों की बातों को बताया है, किस तरीके से उनको दूर किया जा सकता है, कितनी परेशानी किसानों को आ रही है। खासकर गन्ने की पेमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इतनी माड़ी हालत उसकी हो गई है कि किसान को समझ नहीं आ रहा मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। या फिर बहुत सारे लोग हमें भी कमेंट करके कहते हैं कि आप केवल विपक्ष के लिए वीडियो बनाते हैं, आपको तो खरीद लिया है लोक दल वालों ने, आप तो लोक दल की और किसान यूनियन की वीडियो बनाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब हम भारतीय जनता पार्टी वालों के पास जाते हैं, चाहे आगे वो विधायक हों, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं। तो ऐसा लगने लगता है कि हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़े हैं। और पत्रकार अगर आप हैं और आप जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो आपको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और इस देश में, जिस देश में भगत सिंह हुए हों, जिस देश में गांधी पैदा हुए हों, जिस देश में चौधरी चरण सिंह पैदा हुए हों, जिस देश में धन सिंह कोतवाल पैदा हुए हों, उस देश का ऐसा मंजर होगा, उन्होंने नहीं सोचा था। आज ज़रूरत है इस आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद करने की, और उसमें मुझे लगता है ये लोग, खासकर भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल, कहीं ना कहीं आगे निकली हुई है। समाजवादी पार्टी भी थी, लेकिन मुझे कुछ खास उनका नज़र नहीं आता, क्योंकि उनके लोग भी अनाप शनाप बयानबाजी करके, आपने देखा होगा चुनाव से पहले कुछ जगह बाइक चेकिंग हो रही थी, उन्होंने कहा भाई मेरी सरकार आने दो तब बताऊंगा। तो इस तरह के बयानबाजी करके जो लोग सरकार को बदनाम करते हैं, और हालात आपने देखे। सबसे बड़ी जो मुझे मुद्दे लगे वो यही लगे कि उन्होंने लगा कि योगी जी ठीक कर रहे हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ठीक भी हुई होंगी, मैं उन पर नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं पता पहले क्या हालात थे अब क्या हालात है, लेकिन किसानों के लिए जो हमने आवाज़ उठाई है उसको हम ऐसे ही उठाते रहेंगे। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई फरेज नहीं है किसी तरह का कभी कि अब हमें क्या बोलेंगे। कुछ लोग गाली भी देते हैं कमेंट में आकर, बहुत से भाई कहते हैं तो नाहिद का एजेंट है, सपा का एजेंट है। मुझे ना तो नाहिद खरीद सकता है, ना ही सपा खरीद सकती है। हम ईमान वाले लोग हैं, दादा शहीद भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, इसलिए बिकने का तो कोई काम है ही नहीं कहीं से कहीं तक का भी। और भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें रोक दे। इस आवाज़ को केवल और केवल हम उठाते रहेंगे। हमें अपने ऊपर पूरा गर्व भी है और फख्र भी है, और यूं ही बुलंद रहेगी। बाकी आपको जो लगता है आप सोच सकते हैं, स्वतंत्र सोच है सबकी, आज़ाद भारत है। वरना एक समय था सोचने के लिए भी यहाँ सोचना पड़ता था कि क्या सोचूं। तो मुझे उससे कोई एलर्जी नहीं है जो भाई कुछ लिख रहे हैं, आवाज़ यूं ही बुलंद रहेगी। तो आप भी जुड़े रहिएगा गाम गुआंढ के साथ। आपने अभी हमारे विधायक प्रसन्न चौधरी जी को सुना, जो शामली से विधायक हैं, और अच्छे तरीके से इन्होंने बताया कि क्या हो सकता है और किस तरह की आने वाले समय में किसानों के सामने समस्या आएंगी। धन्यवाद।